हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 के आखिरी एपिसोड को। अगर आपने सीजन के पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हम वीडियो के एंड में ये बात भी करेंगे कि अब आगे कोई एपिसोड आएगा या नहीं, तो उसे जानने के लिए भी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 28 के साथ, जिसका नाम है द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि स्काउट्स बाहरी दुनिया में पहली बार कब गए थे और फिर एरन ने मार्ली में घुसपैठ कब, कैसे और क्यों की थी। एपिसोड की शुरुआत फिर से एक बर्ड के साथ होती है। हम मिकासा को देखते हैं जो कि उसी शिप के ऊपर खड़ी है और सोच रही है कि सबको लगता है एरन बदल गया। मुझे भी यही लगता था, लेकिन शायद हम सब गलत हैं। शायद एरन हमेशा से ऐसा ही था, और अगर एरन हमेशा से ऐसा ही था तो पता नहीं मैंने उसमें क्या देख लिया। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है। जब एरन जीक के प्लान से राजी नहीं था, तब हांजी ने कहा था कि हमें बाहरी दुनिया को जाकर देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहरी लोगों को समझा सकें कि हम बस शांति चाहते हैं। इसके बाद कियोमी ने इन सब का मार्ली तक पहुंचने का बंदोबस्त किया और इन सब ने यहाँ के लोगों के जैसे कपड़े पहने थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो। कॉनी जीन से कहता है कि वॉल्स के बाहर तो सच में बड़े बड़े शहर हैं जिनमें लोग रहते हैं। साशा भी कहती है कि हम पहले लोग हैं जो वॉल्स की बाहर की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। इस पर जीन दोनों को डांटते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि इधर वॉल्स की कोई बात मत करना। इसके बाद ये सभी शिप से उतरते हैं और बाहरी दुनिया की टेक्नोलॉजी देख हैरान रह जाते हैं। ओन्याकापॉन यहाँ आकर इनसे कहता है कि मार्ली कॉन्टिनेंट में आप सबका स्वागत है। आपको मार्ली का सबसे बड़ा पोर्ट कैसा लगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सब यहाँ पहुँच गए। इसके बाद इनके पास से एक कार गुजर के जाती है। अब इन लोगों ने पहली बार कार को देखा था तो कॉनी हैरानी से चिल्लाता है कि ये कैसा घोड़ा है। फिर साशा बोलती है कि ये कोई घोड़ा नहीं, जरूर किसी तरह की काऊ है। इसके बाद हांजी बोलती है कि मैंने इसके बारे में सुना था, इसे कार कहते हैं। इसके बाद ये तीनों छोटे बच्चों की तरह उस कार के पीछे भागने लगते हैं। इनकी इस हरकत से जीन को बहुत शर्म आती है और वो आर्मिन से कहता है कि ऐसे दिखाओ जैसे हम इनके साथ नहीं हैं। इधर लिवाई ओन्याकापॉन से कहता है कोई उन्हें जाकर रोको, वरना वो उस कार को गाजर खिलाने की कोशिश करेंगे। ओन्याकापॉन हंसते हुए कहता है कि मजाक मत करो लिवाई, अरे ये तो सच में गाजर खरीद रहे हैं। इधर मिकासा और आर्मिन एरन के पास जाकर उससे कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो तुम हमेशा हमारे करीब रहो। पर हम देखते हैं कि एरन किसी और चीज में ही खोया हुआ था। वो बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था क्योंकि उसने पहले ही ये जगह अपने फादर ग्रीशा की मेमोरी में देखी हुई थी। वो काफी निराशा भरी आवाज में बोलता है, तो ये है समुंदर पार की दुनिया। लिवाई इनके पास आकर इन्हें बोलता है कि ग्रुप के साथ रहो, खासकर तुम एरन। इसके बाद साशा एक आइसक्रीम स्टॉल के पास जाकर आइसक्रीम खरीदती है और उसे खाते ही साशा, जीन और कॉनी तीनों पागल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतनी ठंडी चीज नहीं खाई थी। लिवाई बोलता है कि मैंने कहा था ज्यादा शोर शराबा मत करना, जिस पर हांजी बोलती है कि इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आइलैंड के डेविल्स हैं। इसके बाद एक जोकर लिवाई को छोटा बच्चा समझकर उसे लॉलीपॉप देने की कोशिश करता है। वहीं साशा, जीन और कॉनी पूरे मेले में घूमकर सभी तरह के फूड्स ट्राई कर रहे थे। मिकासा आइसक्रीम ले जाकर एरन को देती है, लेकिन एरन पहले से ही जानता था कि ये क्या है, अपने फादर की मेमोरीज की वजह से। अब एरन कहता है कि कॉन्टिनेंट जोन में रहने वाले एल्डियंस को ये खाना कभी कभी ही नसीब होता है। और दोस्तों, शायद इस सीन के बैकग्राउंड में किसी तरह की इंडियन धुन बज रही थी और ये पहली बार नहीं है जब एओटी में किसी हिंदी गाने की धुन को यूज किया गया हो। खैर, दूसरी तरफ लिवाई एक बच्चे को पकड़ लेता है जो कि साशा का पर्स चुरा के भाग रहा था। लिवाई उससे कहता है कि ये पर्स तुम्हारा नहीं है। अब इसके बाद आसपास के लोग उसे चोर बुलाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जरूर दुश्मन माइग्रेंट होगा, हमें इसे उठाकर इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि हमें इसे चौराहे पर लटकाकर इसके हाथ काट देने चाहिए। साशा कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा पर्स वापस तो मिल गया है ना। जिस पर यहाँ के लोग बोलते हैं कि हम इसे सजा देकर एक एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि कोई और चोरी करने की हिम्मत ना करे। और हो सकता है कि ये लड़का सब्जेक्ट ऑफ ईमिर यानी कि एल्डियन हो। जब तक इसकी जाति के लोग जिंदा हैं, हम रात को चैन से सो भी नहीं सकते हैं। अब इस लड़के की जान बचाने के लिए लिवाई उसे उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि मैंने कब कहा कि ये एक चोर है, इसने तो बस अपनी बड़ी बहन साशा का पर्स उठाया था। साशा भी नाटक में शामिल होते हुए कहती है कि ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन कोई भी इनके इस झूठ पर यकीन नहीं करता है।
और फिर लिवाई और बाकी सभी स्काउट्स तेजी से इस मेले से बाहर निकल जाते हैं और शहर के आखिर में उस लड़के को छोड़ देते हैं। लेकिन वो लड़का जाते जाते लिवाई का पर्स मार ले जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब के पास यहाँ की करेंसी कैसे आई, तो हम आपको बता दें कि कियोमी ने इन सब को यहाँ के थोड़े थोड़े पैसे दिए थे। इसके बाद ये सभी कियोमी से मिलने उसके बंगले में जाते हैं, जहाँ कियोमी इन सबको बताती है कि दुनिया भर में ब्लड टेस्ट करके एल्डियंस का पता लगाया जा रहा है। तो अगर कोई एल्डियन कंटेनमेंट जोन से किसी तरह भाग भी जाए तो भी वो पकड़ा जाता है। जब यहाँ एल्डियन एम्पायर का राज था, तब सब्जेक्ट ऑफ ईमिर होना एक बहुत गर्व और सम्मान की बात होती थी। लेकिन जब एल्डियन साम्राज्य का खात्मा हुआ, तब सभी एल्डियंस को उनके ही देश से बाहर खदेड़ दिया गया और तभी से वॉल के बाहर के एल्डियंस मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे हैं। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश पैराडिस आइलैंड के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहेगा। आर्मिन कहता है कि तो अगर हम जीक के प्लान में उसका साथ नहीं देते तो हमें आइलैंड का भविष्य अपने बच्चों के हाथों में सौंपना होगा, साथ ही हिस्टोरिया को उसी के बच्चों को खिलाना होगा। हांजी कहती है कि ये सब ना हो, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और सब्जेक्ट ऑफ ईमिर की प्रोटेक्शन के लिए जो ग्रुप बनाया गया था, वो कल अपना प्रस्ताव रखने वाला है। हम उनका प्रस्ताव सुनेंगे और अगर हमें वो अच्छे लगे तो हम उनसे बात करेंगे और हम उनसे कहेंगे कि पैराडिस आइलैंड बस शांति चाहता है। कियोमी कहती है कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जो सोच रही हो वैसा होगा। हांजी कहती है कि मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी होगी। मिकासा देखती है कि एरन यहाँ से उठकर बाहर चला गया था। एरन को हम उसी पहाड़ी पर देखते हैं जहाँ इन्होंने उस बच्चे को छोड़ा था। पहाड़ी की दूसरी तरफ ही उसका गांव था और एरन किसी अनजान वजह से आसमान की तरफ देखकर रो रहा था। शायद वो जानता था कि भविष्य में वो इन सब लोगों के साथ क्या करने वाला है। मिकासा एरन को खोजते हुए यहाँ आती है तो एरन अपने आंसू पोंछ लेता है। मिकासा भी उस बच्चे और उसके गांव को देखती है और एरन से पूछती है कि क्या हुआ। एरन बोलता है कि अभी तक तो कुछ नहीं। मिकासा बोलती है कि अभी तक से तुम्हारा क्या मतलब है। एरन बोलता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जंग में अपने घर गंवा दिए, अब इन्हें टेंट में रहना पड़ रहा है, ठीक हमारी तरह। एक दिन में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, हमसे हमारी आजादी छीन ली गई। इसके बाद एरन मिकासा से पूछता है कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या इसीलिए कि जब हम बच्चे थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, या इसीलिए कि मैं फैमिली का हिस्सा हूँ? बताओ मिकासा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अचानक से ये सुन मिकासा चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो एरन को अपने दिल की बात कहे या नहीं। वो एरन से इतना ही कहती है कि तुम फैमिली हो, इसीलिए। तभी उस लड़के का पिता इन दोनों के लिए चाय लेकर आता है और अपनी भाषा में इन्हें कुछ कहता है। एरन बोलता है कि शायद ये हमें खाने पर बुला रहे हैं। इसके बाद इनके बाकी के दोस्त भी एरन को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और एरन उन सबको भी ज्वाइन करने के लिए बोलता है। उस लड़के की फैमिली सभी स्काउट्स को डिनर और दारू देती है। एरन के बाद बाकी सब भी उस दारू को पीते हैं और उसके नशे में झूमने लगते हैं और कुछ ही देर में यहाँ की सारी बॉटल्स खाली कर देते हैं। इसके बाद कॉनी और जीन बाहर जाकर और ज्यादा दारू की बॉटल्स लाते हैं। साथ ही वो पूरे गांव के लोगों को भी इनवाइट करते हैं और सभी मिलकर पार्टी शार्टी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लिवाई, हांजी और ओनियाकापोन जब स्काउट्स को खोजते हुए आते हैं तो वो सभी टल्ली होकर सो रहे थे और साशा उल्टी कर रही थी। अगले दिन सभी स्काउट्स उस जगह जाते हैं जहां सब्जेक्ट ऑफ ईमिर प्रोटेक्शन ग्रुप अपना प्रस्ताव रखने वाला था। इस ग्रुप का स्पीकर बोलता है कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर के एल्डियंस को रहने के लिए घर और बाकी जरूरत का सामान दिया जाए। वो लोग डेविल नहीं हैं और ना ही वो एल्डियन एम्पायर की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। हमारी नफरत के हकदार सिर्फ वही एल्डियंस हैं जो 100 साल पहले पैराडिस आइलैंड पर भाग गए थे। आइलैंड पर रहने वाले डेविल्स ही हमारे असली दुश्मन हैं। ये स्पीच सुन हांजी समझ जाती है कि उनसे दोस्ती करने के लिए कभी कोई देश राजी नहीं होगा। मिकासा देखती है कि ये स्पीच सुनते ही एरन यहाँ से बाहर निकल जाता है। उस दिन के बाद एरन इन सब से अलग हो गया। इसके बाद एरन फोर्ट स्लेवा में चल रही उसी लड़ाई में चला गया। वहाँ उसने एल्डियन सिपाही के कपड़े पहनकर अपने हाथों से अपनी एक टांग काट ली और फिर एक बुलेट अपनी आंख में घुसाकर अपनी आंख भी फोड़ ली। मार्ली वालों ने उसे एक घायल सिपाही समझा और उसे मार्ली ले आए। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एरन घायल सिपाही बनकर मार्ली और कंटेनमेंट जोन में कैसे पहुंचा था। इसके बाद फॉल्को की मदद से एरन ने अपने दोस्तों को लेटर भेजे
कुछ दिन बाद आए उसके लेटर से सबको पता चला कि उसे ज़ीक पर भरोसा है और वो उसके प्लान के हिसाब से चलना चाहता है। और दोस्तों इसके बाद मिकासा ने एरन को सीधा उस दिन देखा था जब एरन ने विली टाइबर को मार डाला था। मिकासा सोचती है कि जब हमने एरन को दोबारा देखा तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं सोचती हूँ कि क्या हमारे पास और कोई तरीका था? शायद सब कुछ शुरू से ही तय था। अगर उस दिन मैंने एरन को अपने दिल की बात बता दी होती तो क्या चीजें बेहतर हो सकती थी? मिड इन्फो कार्ड में हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताया जाता है। वॉल्स के बाहर समुद्र है और उस विशाल नीले समुद्र के पार है मार्ली महाद्वीप, जिसके अंदर कई सारे शहर हैं जिनमें भांति भांति के लोग रहते हैं, ठीक जैसे आइलैंड में रहते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में एल्डियंस के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें एरन का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जो कहता है कि ये सब कब शुरू हुआ, उस दिन या उससे भी पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है। इसके बाद जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्जी से ही होगा। इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब येलेना ने एरन के साथ सीक्रेट मीटिंग कर उसे ज़ीक का यूथेनाइजेशन वाला प्लान बताया था। और एरन का भरोसा जीतने के लिए येलेना ने उसे ये भी बता दिया था कि मार्ली शिप में लाई गई सभी वाइन में ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ है। इसके बाद एरन फ्लॉच के साथ सीक्रेट मीटिंग करता है और उसे ये सब बता देता है, क्योंकि एरन जानता था कि इस समय फ्लॉच ही एक ऐसा शख्स है जो आंख बंद करके एरन की हर बात मानेगा। एरन फ्लॉच से कहता है कि मैं ज़ीक के प्लान में उसका साथ देने का नाटक करूंगा और तुम भी यही करोगे। फ्लॉच पूछता है कि और फिर उसके बाद क्या? एरन बोलता है कि उसके बाद मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, एक एक दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद एरन हिस्टोरिया से मिलने जाता है और उसे भी सब कुछ बता देता है कि मिलिट्री ज़ीक के दूसरे प्लान पर चलना चाहती है, जिसका मतलब है कि तुम्हें टाइटन बनकर ज़ीक को खाना होगा और फिर 13 साल बाद तुम्हारे बच्चे टाइटन बनकर तुम्हें खा जाएंगे। हिस्टोरिया कहती है कि मैं जानती हूँ और अगर आइलैंड को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करूंगी। और उस दिन जब तुमने मुझे बचाया था और सबने मेरे लिए आवाज उठाई थी, वही मेरे लिए काफी है। एरन बोलता है कि लेकिन मेरे लिए नहीं, इसीलिए मैं पूरी दुनिया को ही तबाह कर दूंगा। हिस्टोरिया कहती है कि ये गलत रास्ता है। बाहरी दुनिया में मासूम लोग भी रहते हैं और उनमें से तो कई लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें मारा क्यों जा रहा है, ठीक तुम्हारी मदर की तरह। एरन कहता है कि मैं जानता हूँ और इस नफरत की आग को बुझाने का यही एक तरीका है जो कि बदले की भावना से जल रही है। मैं उस पूरे इतिहास को ही मिटा दूंगा जिसमें एल्डियंस के लिए नफरत भरी हुई है। मैं किसी और बच्चे को अपने पेरेंट्स को खाने नहीं दूंगा। हिस्टोरिया कहती है कि ये जानने के बाद भी अगर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। एरन कहता है कि कोई बात नहीं, फाउंडर की शक्ति मिलते ही मैं तुम्हारी मेमोरी मिटा दूंगा। हिस्टोरिया कहती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती। एरन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो। तुम वो लड़की हो जो मुझे बचाने के लिए अपने बाप से भी लड़ गई थी। तुम्हें दुनिया की भलाई करने के लिए खुद को कुर्बान करने वाली क्रिस्टा बनने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिया एरन की बात समझ जाती है और उसे कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो ज़ीक का दूसरा प्लान टल जाएगा और पहले प्लान के हिसाब से तुम्हें फाउंडर की शक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम वो सीन एक बार फिर देखते हैं जब एरन ज़ीक से पहली बार हॉस्पिटल में मिला था। वो ज़ीक से एक्रोमेंस के बारे में पूछता है क्योंकि मिकासा को बचपन से हेडेक्स आते रहते हैं, जिस पर ज़ीक कहता है कि एक बार पावर जागने के बाद एक्रोमेंस बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन हेडेक की बीमारी के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना और मुझे नहीं लगता कि एक्रोमेंस अपनी सारी जिंदगी किसी होस्ट की रक्षा करने में बिता देते हैं। मुझे लगता है एरन कि मिकासा तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाती रहती है, इसीलिए नहीं कि वो एक एक्रोमैन है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि उस दिन एरन ने मिकासा से झूठ बोला था कि वो उसकी गुलाम है और वो उससे नफरत करता है। ये सब उसने अपने दोस्तों को खुद से दूर करने के लिए कहा था और वो पहले से जानता है कि मिकासा एरन को पसंद करती है। ज़ीक पूछता है कि एरन अब तुम मिकासा से क्या कहोगे। एरन बोलता है कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 4 साल का समय बचा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरे सभी दोस्त अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिएं। तो दोस्तों हम अब जान ही गए हैं कि रंबलिंग करने के पीछे एरन का क्या मकसद था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम करीब हजारों बैटलशिप्स को समुद्र में देखते हैं। ये शिप्स दुनिया भर के देशों ने भेजी थी और इन पर दुनिया की सबसे बड़ी तोपें रखी हुई हैं और ये सब इकट्ठा हुए हैं मानवता के सबसे बड़े दुश्मन रंबलिंग को रोकने के लिए। अगर ये लोग इसे नहीं रोक पाए तो
तो दुनिया की कोई ताकत रंबलिंग को नहीं रोक सकेगी। हम दूर समुद्र में निकल रही भाप को देखते हैं और सभी वॉल टाइटन्स समुद्र के नीचे तेजी से तैरते हुए आ रहे थे। कमांडर सभी शिप्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है और सभी शिप्स अपनी तोप फायर करती है, जो कि समुद्र में तैर रहे वॉल टाइटन्स में जाकर लगते हैं और इस अटैक से 3-4 टाइटन्स के टुकड़े भी हो जाते हैं। लेकिन लाखों वॉल टाइटन्स को रोकने के लिए ये काफी नहीं था। ये लोग लगातार अटैक करना जारी रखते हैं, लेकिन टाइटन आर्मी को कुछ नहीं होता और वो टाइटन्स शिप के नीचे से निकलकर जाने लगते हैं। उनसे निकल रही भाप इतनी ज्यादा गर्म थी कि शिप पर खड़े सारे इंसान जलकर राख हो जाते हैं और सारी शिप्स भी ब्लास्ट हो जाती है। पोर्ट पर खड़े मार्लियन सोल्जर्स ये तबाही देख रहे थे और पलक झपकते ही वॉल टाइटन्स समुद्र से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। मार्लियन सोल्जर्स उन पर अपनी कैनन से अटैक करते हैं, लेकिन टाइटन्स पर इसका कोई असर नहीं होता और वो वापस हील करने लगते हैं। अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख सभी मार्लियन सोल्जर्स पोर्ट से दूर भागते हैं और एक पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं कि इन सभी कोलोसल टाइटन्स के बीच में एक और टाइटन था, जो कि विशालकाय था। एक सोल्जर डरते हुए कहता है कि ये वही है, ये अटैक टाइटन है। और पहली बार हमें एरन के फाउंडिंग टाइटन की झलक देखने को मिलती है। एरन को वो दिन याद आता है जब उसकी मदर को टाइटन ने खा लिया था और वो कहता है कि मैं इस दुनिया से इन सब का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल टाइटन्स शहर में घुसने लगते हैं। उनके रास्ते में आई हर चीज कुचली जाती है और पीछे सिर्फ राख रह जाती है। रंबलिंग ने दुनिया को कुचलना शुरू कर दिया है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड के एंड में हमें बताया जाता है कि ये आखिरी एपिसोड नहीं था, बल्कि इस सीजन के और भी एपिसोड आएंगे। जी हाँ, और इस सीजन का पार्ट 3 अगले साल 2023 में रिलीज किया जाएगा, जिसमें 8 से 10 एपिसोड्स तो होंगे ही। तो एओटी की एंडिंग के लिए हमें 1 साल का और इंतजार करना होगा। मैं खुश हूँ कि एंडिंग पर कोई मूवी नहीं बन रही है, क्योंकि उसमें पूरी मांगा कवर नहीं हो पाती और अब मापा के पास 1 साल का टाइम है, तो हो सकता है कि वो एंडिंग में कुछ चेंजेस कर दे, क्योंकि कुछ फैंस को मांगा एंडिंग पसंद नहीं आई थी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि हमें कोई नई एंडिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा? मुझे तो ये पार्ट भी बहुत धमाकेदार लगा है। एओटी की कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी तो इस कहानी में बहुत कुछ होना बाकी है। क्या एरन सच में दुनिया को तबाह कर देगा? क्या स्काउट्स उसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे? क्या हमारे प्यारे कैरेक्टर्स को हैप्पी एंडिंग मिलेगी? ये सब हमें अगले साल ही पता चलेगा। बाकी आप ये बताइए कि आप इस चैनल पर कौन सा एनीमे कवर होते देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और भी कमाल के एनीमे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगले वीडियो में आपसे एक नई एनीमे सीरीज के साथ मिलूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।